हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और हमें बेहद खुशी है कि हम आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा रहे हैं। और आप इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हम आपके सुझावों को देखकर और उन पर अमल करके अपने कंटेंट को और बेहतर कर सकें। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर है, ये वो करंट अफेयर है जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इनसे बाहर जो है क्वेश्चन बिल्कुल भी जाने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय कीमती है और आपका समय व्यर्थ ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। और ये सभी जो हैं आपको एक क्वेश्चन भी स्किप करने लायक इसमें नहीं मिलेगा। आप देखेंगे और ये आपका जो है देख सकते हैं, हमारा करंट अफेयर है। इस तरह की जो है ये हमारी विधि में जो है हमने आपको करंट अफेयर उपलब्ध कराया है। और काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। और आपका जो एक लाइक है वो हमें मोटिवेट करता है, आपके कमेंट जो हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। और चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। और आप इस आपको पता है दोस्तों, इसी तरह के जो क्वेश्चन हैं, ये सेम क्वेश्चन जो हैं आपसे आर ओ की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और आने वाले समय में भी जो आपकी आने वाली परीक्षा उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, विचार कीजिए। आपको विचार करना है और आपको जो है कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर आपको विचार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है, यह है मेटी के सचिव ने एनलिट की 26वीं अखिल भारतीय निदेशक बैठक के दौरान अक्टूबर 2023 को एनलिट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन आरपीए लैब का उद्घाटन किया है। आपको बताना है यह कौन सा जो है इसमें से करेक्ट हो जाएगा और कौन सा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको जो है विचार करना है। तो आपसे क्या पूछा गया, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है सही हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, यह फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है, जिसे उद्योग और शिक्षा जगत के बीच अंतर को पाटने के लिए स्थापित किया गया है। तो अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। और तीसरा कथन देख लेते हैं दोस्तों, उपरोक्त तो दोनों कथन सत्य हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य हो जाएगा। तो आपका जो पहला कथन है ये आपका सत्य हो जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके जो सचिव हैं एनलीट की 26वीं अखिल जो भारतीय निदेशक बैठक के दौरान अक्टूबर 23 को एनलीट के गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन इन्होंने किया है। ये बात आपको याद रखनी है। और यह जो है फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का पहली प्रयोगशाला है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इन जो ये जो आपके पॉइंट हैं, ये जो आपके कथन है, इनसे ही जो है क्वेश्चन आपका निकल कर आएगा। और ये कहता है कि जिसे उद्योग जगत के बीच अंतर को पाटने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपके जो है एक, दो और तीन, ये तीनों कथन जो हैं आपके सही हो जाएंगे। तो एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, यानी कि आपके उपरोक्त तीनों कथन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे जो बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या है, वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे क्या हो जाएंगे ये हम देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैटी है। जो आपका मैटी है, मैटी के सचिव कौन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके एस कृष्णन। एस कृष्णन कौन है, ये आपके आईएएस अधिकारी हैं। और एस कृष्णन ने एनलिट की 26वीं अखिल भारतीय बैठक निदेशक के दौरान 16 अक्टूबर को, आपको डेट भी याद रखनी है, 16 अक्टूबर 23 को एनलिट गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव
कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके एस कृष्णन, ठीक है, और ये आईएएस अधिकारी हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सचिव ने एनलीट की 26वीं अखिल भारतीय बैठक के दौरान कब गोरखपुर में रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है आपका 16 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और ये रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन से जो है संबंधित क्वेश्चन है। तो इस तरह के जो आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित होते हैं ये आपको बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं। अगर आपके आईटी डिपार्टमेंट से कोई है, या आपकी गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, या आपका जो गवर्नमेंट ने किसी स्टैचू का जो इनॉग्रेशन किया है, वो भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनको आपको स्पेशल अलग से बिल्कुल देख के जाना है। और ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, यह फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो फ्यूचर स्किल, जो फ्यूचर में जो स्किल होगा उसकी जो प्राइम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला है, ठीक है। और जिसे उद्योग और शिक्षा जगत के बीच अंतर को पाटने के लिए स्थापित किया गया है। ये दोनों पॉइंट आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके एस कृष्णा, और ये एनलिट का जो है सर्टिफिकेट लेकर खड़े हैं। तो ये जो है 26वीं अखिल भारतीय निदेशक बैठक थी, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें कहाँ हुई है? ये हुई हैं आपकी 26वीं अखिल भारतीय बैठक के दौरान, ठीक है। बैठक आपको याद रखनी है, इनके सचिव आपको याद रखने हैं, और आपको ये भी याद रखने का एनलीट की एक जो बैठक हुई है कहाँ हुई है, ये आपकी गोरखपुर में हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बन सकता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा जो है आज का दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, और यही सेम क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए देख लेते हैं। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छठे अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार की भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव 2023 का समापन कहाँ हुआ है? आपको बताना है। छठे अटल बिहारी जो राष्ट्रीय पुरस्कार की जो भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें साहित्य महोत्सव 23 का समापन कहाँ हुआ है? नोएडा में, लखनऊ में, आगरा में, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका नोएडा में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर कहीं आपसे लिखा हुआ आ जाता है कि छठे अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार की भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव 23 का समापन आपका हुआ है नोएडा में, ठीक है। इतनी बात आपको याद रख लेनी है। और इस क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट बनने वाले फैक्ट हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इनमें से ही जो है क्वेश्चन निकाले जाते हैं, और एग्जामिनर जो है इनमें से ही क्वेश्चन निकाल कर आपको दे देगा। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो इन क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं, और क्या पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये है आपकी 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव में छठा अटल बिहारी जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उसके बारे में, ठीक है। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए छठे अटल बिहारी राष्ट्रीय पुरस्कार की भव्य प्रस्तुति के साथ 9वें वैश्विक जो साहित्य महोत्सव ये कहाँ किया गया? ये किया गया आपका नोएडा में, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है कि ये जो है कहाँ पर संपन्न हुआ है, या इसका समापन कहाँ हुआ है? तो इसका जो समापन हुआ है वो हुआ है आपका उत्तर प्रदेश के नोएडा में, ठीक है। और नोएडा के मारवा फिल्म सिटी में आयोजन नोएडा के मारवा फिल्म सिटी में आयोजित एक शानदार समारोह में भारत के विभिन्न कोनों से प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और ये आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कितने लोगों को पुरस्कार मिले हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये आपका डॉक्टर रमा सिंह को दिया गया है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये आपको जो है याद रखना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कब मिला है? 9वें वैश्विक साहित्य महोत्सव में छठा अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय पुरस्कार के दौरान, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर रमा सिंह को दिया गया है, ठीक है। और ये आप इमेज में देख सकते हैं इतने लोगों को जो है पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। ये सब लोगों को जो है पुरस्कार दिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आपको एक क्वेश्चन को भी आपको स्किप नहीं करना है।
हाल ही में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या फिर आपका कानपुर नगर में। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, जो 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला हुई है, उसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका लखनऊ। श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तर बाजरा कार्यशाला का जो आयोजन ये आपका लखनऊ में किया गया है। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से जो है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। और इसी तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ बात हो रही है, यूपी सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव को आयोजित करेगी। सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही हो जाता है कि जो श्री अन्न महोत्सव ये कितने दिन का था या कितने दिवस का था? तो ये हो जाएगा 3 दिवसीय। ठीक है, 3 दिवसीय अन्न महोत्सव, सबसे पहला क्वेश्चन। और इसके बाद देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 27 से 29 अक्टूबर तक इंदिरा गांधी जो प्रतिष्ठान है लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और एक राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन करेगी। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? ये हो रही है आपकी लखनऊ की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया, यूपी में कहाँ पर जो है बाजरे के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव राज्य स्तरीय बाजरा कार्यशाला का आयोजन हो रहा है? ये हो रहा है आपका लखनऊ में। ठीक है, इसके बाद और क्या इससे बन सकता है? इस अवसर पर बाजरा उत्पादन के लिए अच्छा कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। और कार्यक्रम का उद्घाटन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ये आपके योगी आदित्यनाथ जी हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये बात हो रही है बाजरा महोत्सव और आपका श्री अन्न महोत्सव की। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा आपका, निम्न कथन पर विचार कीजिए। आपको निम्न कथन पर विचार करना है और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपसे पूछा गया उपरोक्त में से सही कथन आपको बताना है। ठीक है, तो पहला कथन हम देख लेते हैं। पहला कथन क्या कहता है? आगरा में 17 अक्टूबर से एक नया उत्सव ताज कार्निवल शुरू होगा। ये फैक्ट आपके लिए जो है सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा, ये आपको बताना है। इसके बाद देख लेते हैं, आगरा को 1 फरवरी में आयोजित ताज महोत्सव के लिए मान्यता मिली थी। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ये एक ऐसा उत्सव है जो कला, शिल्प और संस्कृति का सम्मान करता है। 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं या 3 कथन आपको दिए गए हैं, और 3 कथन में से आपको बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा हो जाएगा, और या सारे गलत हो जाएंगे या सारे सही हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो हम देख लेते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो आगरा में 17 अक्टूबर से एक नया उत्सव ताज कार्निवल शुरू होगा। ये पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, आगरा में फरवरी में आयोजित ताज महोत्सव की मान्यता मिली थी। ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगरा को 1 फरवरी में आयोजित जो है ताज महोत्सव के लिए मान्यता मिली थी। ये पॉइंट आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह एक ऐसा उत्सव है जो कला, शिल्प और संस्कृति का सम्मान करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो उपरोक्त जो तीनों कथन है ये आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन में से कौन सा आपका जो करेक्ट हो जाएगा? 2 और 3 ये गलत हो जाएगा, 3 और 1 ये गलत हो जाएगा, और ये आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है। और ये जो है बैलून है, जो आपका गर्म हवा का जो बैलून होता है वो आपको दिखाया गया है। तो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इससे वो हम देख लेते हैं। आगरा का ताज कार्निवल, और आगरा के ताज कार्निवल को बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में आने के 100% चांस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आगरा का ताज कार्निवल 17 अक्टूबर से शुरू होगा। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है, ये हमें देखना है। और प्रतिष्ठित ताजमहल के लिए, जो आपका प्रतिष्ठित ताजमहल के लिए
प्रसिद्ध आगरा में 17 अक्टूबर से एक नया उत्सव उद्यम कौन सा है? ये हो जाएगा ताज कार्निवल शुरू होगा। ठीक है, तो ताज कार्निवल कहाँ होगा? ये आपका आगरा में होगा, क्योंकि ताज जो महल जो है वो आपका आगरा में ही स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपसे बिल्कुल भूलने वाला नहीं है। इसके बाद क्या पॉइंट बन सकता है? ये हो सकता है आपका, इस उत्सव का जो मुख्य आकर्षण क्या होगा? वो होगा एक शानदार गर्म हवा के गुब्बारे की सवारी। ठीक है, आपका जो मुख्य आकर्षण होगा वो होगा, और ये हमने जो है आपको इमेज में दिखाया है। मुख्य आकर्षण एक जो है बैलून के माध्यम से जो है आपको सवारी कराई जाएगी। ठीक है, और पीछे जो है आपको ताज की इमेज भी दिखाई गई है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आपसे जो मेन पॉइंट होगा वो क्या बन सकता है? जो आपके लिए मुख्य पॉइंट है वो क्या हो सकता है? जो आगंतुकों को ताजमहल का मनमोहक दृश्य कराएगी। ठीक है, इस बैलून में बैठकर आप जो है ताजमहल का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। आगरा को पहले फरवरी में आयोजित जो है ताज महोत्सव के लिए मान्यता मिली थी, और ये एक ऐसा उत्सव है जो कला, शिल्प और संस्कृति का सम्मान करता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो हैं आपके करेक्ट हो जाते हैं, और इसी से जो है क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाते हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। विचार करिए, विचार आपको करना है उपरोक्त कथनों पर, और आपसे क्या पूछा गया है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? सही कथन बताइए। आपको बताना है, दो कथन आपको दिए गए हैं, दोनों में से आपको बताना है सही कथन कौन सा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं एक एक करके दोनों कथन। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के मुख्यमंत्री के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य की श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी पिछले 6 वर्षों में 17.9% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। क्या ये बात सही हो जाती है? तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका जो है करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काफ़ी प्रयास जो है किए जा रहे हैं, और मुख्यमंत्री के प्रयासों के जो उन्होंने प्रयास किए उनके परिणाम स्वरूप राज्य की जो श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी पिछले 6 वर्षों में कितनी बढ़ी है? ये बढ़ी है आपकी 17.9%। ये जो आंकड़ा आपको दिया गया है, इससे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 17.9% ये आपकी भागीदारी बढ़ी है। ठीक है, इतनी आप बात आपको इतनी बात आपको याद रखनी है। और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने वित्तीय वर्ष 22-23 में महिला श्रम बल भागीदारी दर जो है 39.80% दर्ज की है, जबकि उत्तर प्रदेश ने, ये बात हो रही है भारत की, भारत ने वित्तीय वर्ष 22-23 में कितनी जो है महिला भागीदारी दर जो है दर्ज की है? ये की है 39.80। और इधर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने, जबकि उत्तर प्रदेश ने 32.10 दर्ज की है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, और ये जो आपके आंकड़े दिए गए हैं इनसे ही जो है आपसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपके जो है दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इससे क्वेश्चन निकल के आता है वो कहाँ से निकल के आता है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, ये हो जाएगा आपका, उत्तर प्रदेश श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी 17.9% बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 17.9%। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से जो ये काम हो रहा है, और सशक्त बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप राज्य की श्रम शक्ति में उनकी भागीदारी पिछले 6 वर्षों में 17.9 की जो है उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसके बाद जो पॉइंट हो जाएगा दूसरा, इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आ जाएगा वो हो जाएगा, भारत ने वित्तीय वर्ष 22-23 में महिला श्रम भागीदारी में 39.80 की जो है वृद्धि दर्ज की है, और उत्तर प्रदेश ने 32 पॉइंट वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले को 233.20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है? क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की जो परियोजनाएं होती हैं उनसे जो है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले को 233.20 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है? लखनऊ को दी है, प्रयागराज को, कानपुर को, या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं?
क्वेश्चन नंबर 6 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। बड़ा ही कंफ्यूज वाला क्वेश्चन हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर उपरोक्त में से कोई नहीं है तो फिर 233.20 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजना की सौगात है ये किस जो है जिले को दी है या किस जो है जनपद को दी गई है। चलिए देख लेते हैं। हमारा 6 का जो करेक्ट आंसर हो वो डी हो गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं है, ना ही लखनऊ है, ना ही प्रयागराज है, ना ही कानपुर है। तो इससे जो बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं वो हम देख लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 303 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। कितनी परियोजनाएं हैं? ये हैं आपकी 303। 303 परियोजनाओं का जो है शिलान्यास और उद्घाटन किया है और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है आपका गोरखपुर में। ठीक है, ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसका जो अ, उद्घाटन किया है वो किसने किया है? ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। कहाँ पर किया है? गोरखपुर में किया है। कितने करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं? ये हैं आपकी 233.20 करोड़ की। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या हो जाएगा। और ये भी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कचरे से चारकोल बनाने के संयंत्र की स्थापना के लिए नगर निगम और नेशनल थर्मल पावर जो आपका एनटीपीसी है के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, इसी दौरान जो है मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कचरे से चारकोल बनाया जाएगा और उसका जो संयंत्र लगेगा उसकी स्थापना के लिए नगर निगम और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बीच में एक समझौता हुआ यानी एमओयू हुआ है। इस एमओयू की अगर आप फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो आपको देख लेना चाहिए। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरसाइन। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 7 हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 7 हमारा क्या कहता है? बेरोजगारी दर 17-18 में 6.4 थी जो 22-23 में घटकर 2.6 हो गई है। यह किस राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है या किस राज्य सरकार में ये जो है हो गया है, ये आपको बताना है। किस राज्य सरकार में 2017 में बेरोजगारी 6.4 थी और 2022-23 में ये घटकर जो है 2.6% रह गई है। तो ये आपका कर्नाटक की सरकार ऐसा कह रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है या पंजाब की सरकार कह रही है? ये हो जाएगा आपका पंजाब। और या फिर आपका राजस्थान की सरकार कह रही है, ये आपको बताना है। बेरोजगारी दर घटी है और घटकर कितनी रही है ये भी आपको देख लेना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह रही है? ये कह रही है कि बेरोजगारी दर जो 17-18 में 6.4% थी। ठीक है, और 22-23 में वो घटकर कितनी रह गई है? 2.6%। और इस क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या बन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन जाते हैं ये देख लेते हैं। यूपी में बेरोजगारी दर घटकर 2.6% हो गई है। और इनका जो पॉइंट है वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे। समाज के हर वर्ग को रोजगार उपलब्ध कराने में प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ठीक है, राज्य सरकार ने यूपी के युवाओं को सशक्त बनाते हुए मात्र 6.5 वर्षों में 6 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। ठीक है, और मिशन रोजगार के तहत लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी किए जा रहे हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोस्ट क्वेश्चन है और बेरोजगारी से क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। और लास्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.4% थी और ये जो है 22-23 में घटकर 2.6% हो गई है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये आंकड़ों से जो है क्वेश्चन बनता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या कहता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 3000 पिंक बूथ स्थापित करने की और महिला बीटों को पिंक स्कूटर प्रदान करने की योजना बनाई है। आपको जो है उपरोक्त में से सही कथन बताने हैं। ठीक है, सही कथन आपको बताने हैं। तो इनमें से 3 कथन आपको दिए गए हैं, 3 में से सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो आपका जो पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 3000 पिंक बूथ स्थापित करने और महिला बीटों की पिंक स्कूटर प्रदान करने की योजना बनाई है। ये क्वेश्चन आपके लिए
ये पॉइंट जो है आपके लिए सही हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। पहले चरण में 29 धार्मिक स्थानों पर पिंक बूथ बनाना और 17 नगर निगमों में 500 महिला वोटों की महिला कांस्टेबलों को इलेक्ट्रिक दोपहिया प्रदान जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है वो प्रदान करना शामिल है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? ये आपको दिया गया 29 धार्मिक स्थान, लेकिन ये 29 धार्मिक स्थान नहीं है। ये आपको 29 धार्मिक स्थानों पर नहीं है, ये हो जाएगा आपका 20 धार्मिक स्थानों पर। ठीक है, 20 धार्मिक स्थानों पर पिंक बूथ बनाना और 17 नगर निगमों में ये आपका 500 महिला बीट नहीं है, यहाँ हो जाएगा आपका 1100 महिला बीट। यहाँ कितना हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा आपका 1100 महिला बीट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपसे जो है गलत हो जाता है। 29 की जगह यहाँ आपको 20 करना पड़ेगा और 500 की जगह आपको 1100 करना पड़ेगा, और ये पॉइंट आपका गलत हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो है 1 और 3 ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। और 1 और 3 किस ऑप्शन में दिए गए हैं? ये दिए गए हैं आपके केवल 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। और इससे बनने वाला इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं। और यूपी सरकार जो है इलेक्ट्रिक दोपहिए वाहन या इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है महिला पुलिस वालों को दे रही हैं। तो बात कर लेते हैं। यूपी सरकार और 1100 महिला बीट कांस्टेबल को गुलाबी स्कूटर देगी। और थोड़ा सा इसको हम ऊपर करके आपको दिखा देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 3000 पिंक बूथ स्थापित करने और महिला बीटों को पिंक स्कूटर प्रदान करने की योजना बनाई है। ठीक है, आपको याद रखना है कि 3000 पिंक बूथ स्थापित करना है और महिला बीटों को पिंक स्कूटर प्रदान करना है। और पहले चरण में ये आपका 20 धार्मिक स्थानों पर पिंक बूथ बनाने हैं। 17 नगर निगम में 1100 महिला बीट कांस्टेबल को इलेक्ट्रिक दोपहिया स्कूटर प्रदान करना है। ठीक है, ये 1100 है और ये आपका 20 धार्मिक स्थान है। और तीसरा पॉइंट है हमारा, उत्तर प्रदेश में सेफ सिटी परियोजना 3 चरणों में पूरी की जाएगी। ये भी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। और यही जो है आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा हमारा, स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, योगी आदित्यनाथ के द्वारा, या फिर आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। और स्वतंत्रता सेनानी राजा राव राम बख्श सिंह की जो घुड़सवारी की प्रतिमा है उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहाँ इसका जो है अ, अनावरण किया गया है वो भी हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन जो है उसी से बनता है। तो ये हैं आपके, सबसे पहले आप इनको देख लीजिए ये कौन है। ये हैं आपके राजा राव राम बख्श सिंह जी। ठीक है, इनकी पुण्यतिथि पर सत सत नमन है। और इससे बनने वाले जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। तो यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने उन्नाव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। क्वेश्चन आपसे सबसे पहला ये बन गया है कि यूपी के जो सीएम है आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? ये किया है आपका उन्नाव में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है। और जो आपकी प्रतिमा या स्टेचू से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन बनना ही बनना है। और इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के उन्नाव जिले के डोंडिया खेड़ा गांव में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है परीक्षा में पूछा ही पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। कितने करोड़ रुपए का? 804 करोड़ रुपए का। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। उन्नाव एक बड़ा औद्योगिक शहर है जिसके चारों ओर 3 औद्योगिक उपनगर हैं। ठीक है, और यूपी एसआईडीसी में देश का सबसे बड़ा चमड़ा निर्यात उन्नाव में होता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन आपसे क्या क्या बना है।
योगी आदित्यनाथ जी ने उन्नाव में स्वतंत्रता सेनानी जो हैं राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये 804 जो करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। और ये जो है घुड़सवारी की प्रतिमा है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। उपरोक्त में से सही कथन पर आपको विचार करना है। सही कथन कौन कौन सा हो जाएगा वो देखना है। दो कथन आपको दिए गए हैं और दोनों कथन में से सही कौन से हो जाएंगे। दोनों सही हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे, या फिर एक और दो आपके सही हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं पहला कथन हमारा क्या कहता है। तो हमारा पहला कथन हो जाएगा, बरेली जो सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। और ये बात आपके लिए जो है करेक्ट हो जाती है। पहला पॉइंट जो आपका बन जाएगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। बरेली जो है सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला पहला जिला यूपी का बन गया है। अगर पहला जिला बना है तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। जिले में कुल 2546 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 2483 बुनियादी विभाग के स्कूल और 63 जो सरकारी इंटर कॉलेज शामिल हैं। तो ये भी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जिले में आपके सरकारी स्कूल कितने हैं, ये आपके 2546 हो जाएंगे। और इनमें से 2483 जो हैं बुनियादी विभाग के स्कूल हैं और 63 सरकारी इंटर कॉलेज शामिल हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट आपके जो हैं करेक्ट हो जाएंगे। तो आपसे पूछा गया है कि आपको जो है सही कथन बताने थे, तो सही कथन आपके हो जाएंगे एक और दो दोनों। 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। और इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये चल रही है आपकी स्मार्ट क्लास। ठीक है, इस तरह से जो है स्मार्ट बोर्ड होता है, स्मार्ट जो है टैबलेट होता है। ठीक है, इस तरह से जो है स्मार्ट क्लास चलेंगी। और बरेली के सभी स्कूलों में जो स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला बरेली जो बना है वो आपका पहला जिला बना है। और क्या इसमें हम देख लेते हैं, स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला बरेली बन गया है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बरेली सभी सरकारी स्कूल में स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। जिले में कुल कितने स्कूल हैं, 2546 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 2483 जो हैं बुनियादी स्कूल के या बुनियादी विभाग के स्कूल हैं और 63 आपके सरकारी और इंटर कॉलेज हो जाएंगे। इसके बाद स्मार्ट कक्षाओं की शुरुआत जो है छात्रों को नवीन शैक्षिक जो आपके शैक्षिक उपकरणों तक पहुंच प्रदान करने की जिले की प्रतिबद्धता का उदाहरण। ठीक है, यानी कि बरेली ने प्रतिबद्धता ली है कि हम जो है अपने स्कूलों में, अपने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं जो है संचालित करेंगे। तो ये जो है ये जो जिला है अपने आप में प्रतिबद्धता का उदाहरण है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रख लेनी है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस राज्य को अपना पहला शवदाह गृह मिलेगा। उत्तर प्रदेश के किस राज्य को अपना पहला शवदाह गृह मिलेगा। प्रयागराज को, गोरखपुर को, लखनऊ को, या फिर आपका गाजियाबाद को। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो पहला आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और इसके बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका शवदाह गृह। इस तरह से ये होता है। ये जो आपका कवर है ये आपका कवर जो है बंद हो जाता है और 1 मिनट में ही जो है जो बॉडी होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, यानी कि उसमें जो है राख भी आपको नहीं मिलेगी। और इससे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाते हैं, लखनऊ को अपना पहला पशु सौदागृह मिलेगा। पशु की बात हो रही है दोस्तों, ये पशु सौदागृह है। और मृत पालतू जानवरों और आवारा जानवरों के निपटान की समस्या के समाधान के लिए लखनऊ नगर निगम ने, ये बात आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती है, किसने शुरू किया गया है, तो ये किया गया है लखनऊ के द्वारा। और लखनऊ नगर निगम ने टीएस मिश्रा मेडिकल यूनिवर्सिटी के पास एक विद्युत सौदागृह स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, और इसके लिए एक प्रस्ताव को एलएमसी हाउस द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और राज्य की जो राजधानी है उसमें 9,000 से अधिक पंजीकृत और अनुमानित जो है 20,000 गैर पंजीकृत पालतू जानवर हैं। ठीक है, और ये आपका राजधानी की बात हो रही है और राजधानी में ये पहला पशु सौदागृह बनेगा, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो भी चीज़ें आपकी पहली पहली बार होती हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है।
उत्तर प्रदेश में एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए सरकार कितने स्कूलों का चयन करेगी? 25 स्कूलों का, 15 स्कूलों का, 5 स्कूलों का या फिर आपका 10 स्कूलों का? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में जो एनईपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए जो सरकार है वो कितने स्कूलों का चयन करने जा रही है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 10 स्कूलों का। ठीक है, सरकार जो है 10 स्कूलों का चयन करेगी। और इससे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगी आपकी जो आपकी एनईपी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। एनईपी 2020 इसको कहा जाता है। तो एनईपी 2020 से क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। यूपी में एनईपी कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए सरकार 10 स्कूलों का चयन करेगी। कितने स्कूलों का? 10 स्कूलों का। राज्य सरकार ने 10 स्कूलों को डेमो क्लास के रूप में विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है, और जिसका उपयोग देश के अन्य राज्यों और विदेशों से आए प्रतिनिधियों और आगंतुकों को राज्य में नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शन करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ये स्कूल जिनमें से ये स्कूल जिनमें अधिकांश राज्य की राजधानी के प्रमुख क्षेत्र में होंगे और कुछ जो है पड़ोसी जिले बाराबंकी में होंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा अगला क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। हर घर सोलर अभियान के संबंध में सही कथन आपको बताना है। हर घर सोलर अभियान, तो पहला पॉइंट इससे क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है सही कथन कौन सा हो जाएगा। तो पहला कथन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, जो आपकी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, लखनऊ और वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला हर घर सौर अभियान शुरू करेगी। ये अभियान 1 महीने तक चलेगा और लखनऊ और वाराणसी में चलेगा। क्या ये सही है? तो ये जो है पॉइंट आपका सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो लखनऊ और वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला हर घर सौर अभियान शुरू करेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। सरकार का लक्ष्य सौर नीति 2022 के तहत छतों के माध्यम से 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। तो क्या ये पॉइंट सही हो जाएगा? तो आपके लिए ये पॉइंट भी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2000 जो सौर नीति है वो 2022 के तहत छतों के माध्यम से, छतों पर जो है सौर पैनल लगाए जाएंगे और उनके माध्यम से 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है। चलिए देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। लखनऊ और वाराणसी यूपी के उन 18 शहरों में शामिल हैं जिन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया है। तीसरा पॉइंट आपको बताना है, तीसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो तीसरा पॉइंट है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ और वाराणसी जो है यूपी के उन 18 शहरों में शामिल है जिन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और कुछ पॉइंट भी देख ले, ये आपका है छतों पर जो है आपके पैनल लगाए जा रहे हैं, इस तरह से जो है छतों पर पैनल लगाए जाएंगे। और ये कौन किस योजना के ये कौन सा योजना है? ये योजना है आपकी हर घर सौर पैनल अभियान। हर घर सौर अभियान या हर घर सौर अभियान, सोलर अभियान। और इससे बनने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। लखनऊ और वाराणसी में हर घर सोलर अभियान चलाया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है सौर छतों की स्थापना के माध्यम से नवीनीकरण ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला हर घर सौर अभियान शुरू करेगी। और जो सरकार की जो लक्ष्य नीति है ये आपकी 2022 के तहत छतों के माध्यम से 6000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करना है, ये आपका इनका लक्ष्य हो जाएगा। और लखनऊ और वाराणसी के यूपी के उन 18 शहरों में शामिल हैं जिन्हें सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये आपके तीनों पॉइंट आपके करेक्ट हो गए हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 14। आयुष बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? आयुष बोर्ड की बात हो रही है और ये आयुष बोर्ड जो है आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ इसका गठन किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या फिर आपका राजस्थान में?
क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, क्योंकि आयुष बोर्ड का गठन जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, और इससे जो बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे। ये आपकी मीटिंग चल रही है, और ये मीटिंग किसकी चल रही है, ये चल रही है आयुष बोर्ड के गठन की मीटिंग। और ये बात कर लेते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं, वो है आपके उत्तर प्रदेश में आयुष बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आयुष बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा, उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग की बैठक के दौरान राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड के गठन के निर्देश दिए हैं। किसके निर्देश दिए हैं, एकीकृत आयुष बोर्ड के निर्देश दे दिए हैं। और यह बोर्ड, इस बोर्ड का जो बेनिफिट है वो क्या होगा, तो इस बोर्ड का जो बेनिफिट होगा या इस बोर्ड का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि यह बोर्ड आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्ध, प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धतियों से संबंधित संस्थानों के प्रबंधन के साथ साथ इन पद्धतियों से जुड़े डॉक्टर हैं उनके पंजीकरण के लिए इसको जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। यह बोर्ड जो है किसके लिए है, यह आपका ऐसे डॉक्टरों के लिए है जो आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा और योग पद्धति से संबंधित हैं। चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें केवल 15 क्वेश्चन ही लिए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके जो है लाइक हमें मोटिवेट करते हैं, आपका जो है कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। और 15 नंबर क्या कहता है ये भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और सही कथन पर आपको विचार करना है। सही कथन यानी कि आपको बताना है, दो कथन आपको दिए गए हैं तो सही कथन आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। पहला कथन देख लेते हैं, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरा पुरस्कार सहित 10 पुरस्कार मिले हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये जो आपका कथन है ये भी कथन आपके लिए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज जो कॉन्क्लेव है उसमें यूपी को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का जो है दर्जा दिया गया है। और तीसरा पुरस्कार सहित यूपी को तीसरा पुरस्कार मिला है, और तीसरे पुरस्कार से 10 पुरस्कार और मिले हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन देख लेते हैं, जहां आगरा को नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड और श्रेणी में तीसरा स्थान मिला है। आगरा को नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में तीसरा स्थान मिला है, और वाराणसी ने उत्तरी क्षेत्र में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो सिटी अवार्ड श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने की पूरी संभावनाएं हैं। 10 लाख से अधिक आबादी की बात कर रही हैं, तो ये आपका जो वाराणसी को कौन सा स्थान मिला है, तो वाराणसी को मिला है आपका पहला स्थान। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन ही जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आपके जो हैं दोनों जो दोनों कथन हैं ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से कह सकते हैं 15 का जो आपका ए ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 का एक और दो दोनों कथन सही हो जाएंगे, और दोनों कथन आपके दिए गए हैं आपके ए पॉइंट में। तो 15 का जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और इससे बनने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये आपका बेस्ट स्टेट अवार्ड से सम्मानित यूपी हुई है, और यूपी को जो है तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो चलिए देख देख लेते हैं और इससे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, नेशनल स्मार्ट सिटी में यूपी को मिले पुरस्कार, 10 पुरस्कार मिले हैं, आगरा तीसरे स्थान पर रहा है। और केंद्रीय आवास शहरी मंत्रालय के जो आपका मंत्रालय के द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव में यूपी को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में तीसरा पुरस्कार मिला है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा, यूपी को कौन सा स्थान मिला है, तो यूपी को थर्ड स्थान मिला है। और इसके अलावा 10 पुरस्कार और मिले हैं अलग अलग क्षेत्रों में। और जहां आगरा को नेशनल सिटी अवार्ड के लिए श्रेणी में तीसरा, तो आगरा को कौन सा मिला है, तो आगरा को भी जो है तीसरा स्थान मिला है। यूपी को भी तीसरा मिला है और सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में।
और आगरा को मिला है नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में तीसरा स्थान। वहीं वाराणसी ने उत्तरी क्षेत्र में 10 लाख से अधिक आबादी वाले स्मार्ट शहरों में के बीच में सिटी अवार्ड को पहले स्थान पर जो है हासिल किया है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे विचार करने के लिए आएगा, क्योंकि तीनों पॉइंट जो है आपको, तीनों कथन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और आपसे जो है गलत कथन पूछा जाएगा, जिस तरह से हमने आपको क्वेश्चन दिखाया है, ठीक है। इस तरह से जो है क्वेश्चन बनेगा। और चलिए दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।